नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने राजस्थान के सभ्यता स्थलों में कालीबंगा के बारे में पढ़ा था। और आज हम जो है आगे सभ्यता स्थल के बारे में पढ़ेंगे, वो है आहड़। तो इसी तरह बहुत दिल से बहुत मन से देखते रहिएगा। लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था इस सभ्यता स्थल का, कालीबंगा वाला, उसमें मैंने सभी विद्यार्थियों से पूछा था। वीडियो में ही मैंने बोला था कि आपके कैसा समझ में आ रहा है, या जो बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं तो सभी के बहुत शानदार समझ में आ रहा है, बहुत जबरदस्त फीडबैक है। और ये निश्चित रूप से रहेगा और आगे भी आपके बहुत कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो बस आप पूरी ईमानदारी और श्रद्धा के साथ जो मैं चीजें बताता हूं उसी तरह से आप इनको पढ़ते रहिएगा। तो हालांकि ये जो टॉपिक है ये जो विद्यार्थियों को थोड़े बोर टाइप से लगते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने अच्छे तरीके से मैं समझा सकता हूं उतनी मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन जो टॉपिक है इसके अंदर आपको इस तरह कोई बोरियत वाली चीज ना लगे कि ये बहुत बोर चीजें हैं। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी जो रुचि वाली चीजें हैं। माइंड में उस समय की चीजों को सोच के देखें, जो ये इनका समय था, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इजीली समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ते हैं आहड़ के बारे में। तो इसमें देखिएगा, जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने कुछ चीजें आपको समझाई थी। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं। हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देखा। यहां मनुष्य मुख्य रूप से किसका प्रयोग करता था? पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था, पत्थर का ही प्रयोग करता था। इसलिए हम इसको पाषाण काल कहते हैं। और मनुष्य जीवन कैसा था? पूरी तरह से जंगली था। उसके बाद का जो काल आता है ताम्र पाषाण काल। तो यहां का मैंने आपको जीवन बताया था कैसा था। ग्रामीण, औजार, एक तो तांबा और दूसरे पत्थर। और बस्तियां तो इस ताम्र पाषाण काल के समय की जो बस्तियों में आती है वो सोथी संस्कृति या सोथी जिसको कहते हैं, बीकानेर से हनुमानगढ़ वाला। और उसमें जब मैंने आपको कालीबंगा पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा स्थल पर एक ही स्थान पर दो अलग अलग समय के हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऊपर ऊपर जब खोदा तो हमें इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष थे, इस समय के यहाँ जो लोग बसे हुए थे इस सभ्यता के, उनके बारे में जानकारी मिलती है। और ज्यादा जब हम गहराई से गए तो फिर हमें जो है वो छोटी संस्कृति यानी जो प्राक हड़प्पा वाला समय था उसके हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। और इसके साथ ही इसी बस्तियों में मैंने एक नाम और लिया था, गणेश्वर, जो कि सीकर में है, कांतली नदी के किनारे। तो मैंने आपको यह बताया था कि गणेश्वर जो है वो भी इसी समय का ताम्र पाषाण का ही माना जाता है, यानी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इस सिंधु घाटी सभ्यता से भी बहुत प्राचीन। तो वो गणेश्वर जो है, इसीलिए गणेश्वर को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। अब आगे हम पहुंच गए हड़प्पा पर, यानी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। यह सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। और राजस्थान के प्रमुख स्थलों में हम देखते हैं तो उसमें हमारे सिलेबस में था कालीबंगा। ये इतनी चीज आपके समझ में आ गई थी, हमने कालीबंगा के बारे में पढ़ा। कालीबंगा का जो समय है मैंने आपको क्या बताया था? 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का जो समय है वो मुख्य रूप से किसका माना जाता है? कालीबंगा का ये माना जाता है। नॉर्मली ये आता है समय। अब ये जो है सभ्यता, ये जैसे जैसे अपने अंतिम समय की ओर जा रही थी, मैं जो लाइन बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे जैसे ये सभ्यता अपने अंतिम समय की ओर जा रही थी उसी समय राजस्थान के अंदर उदयपुर की तरफ एक नई संस्कृति हमारे सामने उभर करके आ रही थी, और जिसे हम किस नाम से जानते हैं? आहड़ संस्कृति के नाम से जानते हैं। आप ये समझे इस चीज को? मैं थोड़ा मैप में आपको इसको और बताता हूं। ये जैसे राजस्थान का मैप है, इसमें एक बार देखिए, आप केवल ध्यान से सुनिए इसको थोड़ी देर, क्योंकि यहां से क्या मिला क्या नहीं मिला, सीधा उस पॉइंट पर जाने के बजाय मैं थोड़ी सी आपको मेन बेसिक चीजें समझा दूं, तभी वो आगे वाली चीजें समझ में आएगी। ये हनुमानगढ़ के अंदर जो हमने स्थान देखा, कालीबंगा। और कालीबंगा से हमने पढ़ा ये कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता वाला समय जो है, सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसको आप हड़प्पा सभ्यता भी कहते हो। और समय जो है वो मैंने आपको इसका क्या बताया है? 2250 ईसा पूर्व से 1700 ईसा जो है 1750 ईसा पूर्व का। अब जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता अपने अंतिम समय की ओर जा रही है, उसी समय यहां दक्षिण में ये जो स्थान है, यहां पर
एक नई संस्कृति हमारे सामने उभर करके आती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? आहड़ संस्कृति के नाम से जानते हैं। अब आप ये पूछेंगे, अच्छा इसके अलावा इनका कोई आपस में वैसे कोई नहीं है लिंक? आप देखिए, ये जो आहड़ वाला और मिला है, ये चीज अलग है। कहीं आप मन में ये सोचो कि यहां से ये सारे स्थल मिले हैं, जैसे ये कालीबंगा हो गया या फिर आहड़ हो गया, यहां से जो चीजें मिले तो ये सब एक जैसे होते हैं? नहीं, ये अलग अलग जो है सभ्यताएं हैं, अलग अलग चीजें हैं। कालीबंगा जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है, और आहड़ जो है वो यहां बनास संस्कृति या बनास सभ्यता आप कह सकते हो, उसका हिस्सा है। थोड़ा सा मैं और इसको क्लियर करता हूं। यहां देखिए, जैसे ऊपर हमने मुख्य रूप से यहां नदी देखी थी, सरस्वती नदी। और सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे, तो सहायक नदियां भी बाकी सब अलग अलग जितनी भी नदियां थी सबके नाम आ जाते हैं मुख्य रूप से, तो इसलिए हमने उसका नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहां पर मुख्य रूप से जो बहने वाली नदी है वो नदी है बनास। जब राजस्थान की ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां आपको बताऊंगा बनास नदी कैसे निकलती है। मुख्य रूप से यहां की जो नदी है वो बनास है। अब इस बनास नदी के किनारे कई स्थल हमारे सामने खोजे गए, कई स्थल हमारे सामने आए, और उन महत्वपूर्ण खोजे गए स्थलों में जो सबसे पहला स्थल इस बनास संस्कृति के किनारे जो खोजा गया था वो स्थल था आहड़। इसलिए हम इस कल्चर को, हम इस संस्कृति को किस नाम से जानते हैं? आहड़ संस्कृति भी कहते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो कौन सा था? हड़प्पा। और इसलिए हमने जो है इसको नाम कौन सा दे दिया? हड़प्पा सभ्यता भी दे दिया था। उसी प्रकार से राजस्थान के दक्षिण की तरफ यहां पर एक नई संस्कृति हमारे सामने आती है। जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने अवसान की ओर जाती है, अपने नष्ट होने की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है, अपने अंतिम काल में चल रही है, उसी समय यहां दक्षिण में एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति हमारे सामने धीरे 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 उभर करके सामने आ रही है। और वो जो संस्कृति है वो बनास संस्कृति कहलाती है। बनास और इसकी सहायक नदियों के किनारे तो बनास संस्कृति कहते हैं। और चूंकि इस बनास संस्कृति का जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो स्थल का नाम क्या है? आहड़। इसलिए इसको आहड़ संस्कृति भी कहते हैं। और इसके अलावा क्या बात करें, तो जो कालीबंगा था, यहां मैंने आपको बताया था ये मुख्य रूप से सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। लेकिन ये वाली जो सभ्यता है, ये बनास संस्कृति या आहड़ संस्कृति आप जिसको कह सकते हो, ये वाली कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण कल्चर थी। यहां पे मकान जैसे मेनली किस चीज के मिलेंगे? कच्चे मकान मिलेंगे आपको, ज्यादातर जो मुख्य रूप से मकान मिलते थे। लेकिन उनकी जो नींवें होती थी वो किसकी होती थी? पत्थरों की। और ये ग्रामीण संस्कृति होते हुए भी यहां के लोग जो हैं, आप एक तरह से बहुत ज्यादा विकसित मान सकते हो इस स्थान को, कि ग्रामीण कल्चर के होते हुए भी यहां लोग जो हैं बहुत ज्यादा विकसित थे। और यहां मुख्य रूप से जो धातु प्राप्त हुई है उसको वो मिली है तांबा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर, आपने जब पहले वाला पॉइंट पढ़ाया था कि जो प्राग ऐतिहासिक काल के बाद में, प्राग ऐतिहासिक काल है, प्राग ऐतिहासिक है, तो इसके बाद में जो है हमने पढ़ा ताम्रपाषाण। तो वहां भी तो हमने देखा था कि ताम्रपाषाण था, और ये आहड़ वाला ताम्र वाला क्या डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस है। इस ताम्रपाषाण के युग के समय के, जैसे आप जो सोथी वाला था, जो एक प्राग हड़प्पा वाला जो पढ़ा हमने, वो वाला समय, वहां अवशेष प्राप्त होते हैं। एक जो गणेश्वर स्थल है वहां हमें ताम्रपाषाण के यानी तांबे के साथ साथ पत्थर भी हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन यहां ये जो बनास संस्कृति है, आहड़ जो है, यहां जो आसपास स्थल मिले हैं, यहां पर मुख्य रूप से ये किस धातु का प्रयोग करते थे? तांबे के धातु का ही प्रयोग करते थे। और तांबे गलाने की भट्टियां तक यहां प्राप्त हुई है। तो आप समझ सकते हो कि इनमें मुख्य रूप से डिफरेंस क्या है? तांबा है, लेकिन वो तांबे गलाने की भट्टियां तक मिली है। यहां वो पाषाण वाला समय नहीं है कि वो ठीक है, जो ये जो तांबा है ये भी प्रयोग कर रहे हैं और साथ साथ में जो पत्थर थे उनका भी प्रयोग करते थे, और बड़े बेचारे इस अवस्था में थे। नहीं, ग्रामीण संस्कृति होकर की भी एक बहुत अच्छी विकसित ये सभ्यता थी। और मुख्य रूप से जिस धातु का प्रयोग करते थे यहां, वो कौन सा था? तांबा। और इसलिए तांबे गलाने की भट्टियां भी हमें यहां से प्राप्त हुई है। और इसके बारे में देखिएगा, ये केवल जो आहड़ मैंने आपको नाम लिया है, ये तो सबसे पहला स्थल था, ये उदयपुर में है आहड़। तो इस बनास संस्कृति का सबसे पहला स्थल जो खोजा गया वो आहड़ था।
और इसके आसपास भी हमें कई स्थान प्राप्त हैं जहां तांबे से जुड़ी हुई चीजें हमें मिलेगी। और ये बनास संस्कृति है, ये केवल सिर्फ यही नहीं थी। ये जो गहरा सा मैंने बनाई, ये केवल यहां तक ही सीमित नहीं थी। ये गुजरात, ये इधर वाला जो इस तरह से हिस्सा है, इधर ये मालवा, जो जैसे आप राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मालवा वाला वहां मैं चीजें बताता हूं। जैसे मालवा कौन सा है, ये मध्य प्रदेश वाला हिस्सा जो है, राजस्थान की इस तरफ वाला जो हिस्सा है, ये मालवा कहलाता है इधर। और इधर वाला ये गुजरात था। तो यहां ये इस तरह से ये फैली हुई थी। ये केवल इतनी नहीं है, ये गुजरात में, मालवा में, इस तरह से इधर ये फैली हुई थी पूरी संस्कृति। और एक ग्रामीण संस्कृति होते हुए बहुत विकसित सभ्यता थी। अब इसके साथ में जो बाकी और चीजें भी हमें प्राप्त होती है, आसपास स्थल है, जैसे राजसमंद, जो आसपास जो इसमें स्थल है। तो जैसे मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं, हालांकि ये आपके सिलेबस में है नहीं नाम, मतलब ये नहीं पढ़ना, लेकिन जैसे राजसमंद के अंदर एक स्थान प्राप्त होगा गिलुंड, तो यहां गिलुंड में भी हमें इस तरह के अवशेष प्राप्त होंगे। और उदयपुर के अंदर और भी स्थान है इधर, यहां पर जैसे बालाथल है, बालाथल, वल्लभनगर। वल्लभनगर में तो आप जानते हैं वहां क्या है, उपचुनाव है अभी जो चल रही है कंडीशन। तो ये स्थान जो है, ये हमें ताम्र काल के, यानी इस समय के, इस संस्कृति के हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। और भी जैसे बात करें, जैसे भीलवाड़ा है, तो भीलवाड़ा की बात करें, भीलवाड़ा में बागोर है। हालांकि यहां से मध्यकाल के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। जब मैंने शुरू में एक जो चीजें आपको बेसिक चीजें समझाई थी, तो जो मध्य पाषाण काल था, तो उस समय भी मैंने आपको बताया था वो अवशेष प्राप्त होते हैं। इस समय के भी प्राप्त होंगे यहां पर अवशेष जो है वो। और इसके अलावा जैसे बिंगोद है, ओझियाना है, ये सब स्थान जो है ये भीलवाड़ा की तरफ के हैं। इधर ये जिला पड़ता है चित्तौड़गढ़। यहां पड़ेगा आपको कौन सा स्थान मिलेगा, भैंसरोडगढ़। तो ये वो स्थान है आसपास के जहां हमें इन सब के बारे में, ये वाली समय है संस्कृति का, उसके बारे में हमें प्राप्त होता है, ये पता चलता है। और मुख्य रूप से जो धातु यहां से प्राप्त होती है वो होती है तांबा। और यहां जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो कौन सा था, आहड़। इसलिए आहड़ सभ्यता या आहड़ संस्कृति भी इसको बोल देते हैं। तो ये थोड़ा सा चीज आप ध्यान में रखिएगा। और इस संस्कृति का एक सेंटर पॉइंट जिसको कहते हैं, केंद्र बिंदु, ये बुक्स में लिखा आता है कि जो केंद्र बिंदु जिसको कहा जाता है, तो वो गिलुंड वाला जो क्षेत्र है उसको एक केंद्र बिंदु के रूप में मानते हैं इस संस्कृति का। ध्यान में रखो तो रख लेना, बाकी गिलुंड आपके तो है तो नहीं सिलेबस में सेकंड ग्रेड में, तो आपको इसमें कोई ध्यान में रखने की इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें थी इस संस्कृति के बारे में। और इसका जो समय है, मुख्य रूप से अगर इसके समय की बात करें तो आहड़ जो आपके सिलेबस में है, इसका समय माना जाता है 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का समय। तो मुख्य रूप से यही समय माना जाता है। बाकी तो देखिए किताबों में और भी मिलता है, यानी जो बनास संस्कृति है इसके लिए यह भी लिखा मिलता है कि 4000 वर्ष पुरानी एक संस्कृति हमारे सामने आती है। तो बाकी थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है, जो मैं बता रहा हूं वो एक मोटे मोटे रूप में लिख देते हैं। अब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का लिखते हैं 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, तो ऐसा थोड़ी कि इससे पहले वाला और जो समय था वहां सिंधु घाटी सभ्यता थी नहीं भाई, वो एक प्रारंभ का समय होता है, इसके बाद में भी कई वर्षों तक रही, फिर वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो एक पीक पॉइंट सा माना जाता है। तो वैसे भी यहाँ काफी प्राचीन आपको जो है इसमें अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये चीजें थोड़ी आप इसमें ध्यान में रखिएगा। और चूंकि यहां से इतना ज्यादा तांबा प्राप्त हुआ है कि इसे हम ताम्र युगीन सभ्यता भी कह देते हैं। और जो आहड़ है, आहड़ से तो सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है, तो इसलिए आहड़ को ताम्र नगरी कहते हैं, ताम्र नगरी। और थोड़ा दूसरा पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी वो है गणेश्वर, क्योंकि मैंने आपको बताया वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले जो ताम्र पाषाण काल है उस समय के हमें वहां अवशेष प्राप्त होते हैं, उससे भी पहले प्राप्त होते हैं। इसलिए गणेश्वर जो है वो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। और ये आहड़ जो है इसको हम ताम्र नगरी कहते हैं। तो ये छोटी छोटी मेन मेन चीजें हैं, इनके बारे में आप ध्यान में रखिएगा। और बाकी जैसे हमें इस क्या ऐसी चीजें मिली है, कई बार मेन मेन पॉइंट आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ओवरऑल चीजें और समझा देता हूं, फिर हम नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। एक बार ओवरऑल चीजें आपको बता देता हूं कि आहड़ सभ्यता के जैसे सोर्स के रूप में हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती है। हमारे सिलेबस में आहड़ है तो क्या क्या चीजें प्राप्त होती है, जैसे एक तो हमें यहां से प्राप्त होंगे मृद भांड।
हालांकि अलग अलग जो समय में मर्द भांड तो हर जगह ही प्राप्त हुए हैं। मर्द भांड किसको कहते हैं? घड़ों को। और घड़े, जब मैं मर्द भांड बोलता हूं तो आप केवल वही मत समझना जो अपने नॉर्मल घर में मटका यूज करते हैं पानी पीने वाला, केवल उतना ही मर्द भांड नहीं होते थे, इतने भी होते थे, इससे भी छोटे होते थे। और बड़े बड़े मर्द भांड भी होते थे जिनमें अनाज रखा जाता था, जिसको गोर या गोरे या जो है कोठे या कोठ या गारे, ये सब नाम इस तरह से नाम बोलते थे उनको। तो उनमें अनाज भी भरा जाता था, इतने बड़े बड़े होते थे। और भी कई चीजें रखते थे जैसे घी वगैरह या अनाज की शक्कर, ये जो भी चीजें होती थी इनके अंदर प्रयोग करते थे। इसलिए मर्द भांड एक तो महत्वपूर्ण हमें प्राप्त होता है, जिससे हमें जानकारी मिलती है यहाँ के बारे में। और यहां मुख्य रूप से जो मर्द भांड थे वो थे लाल और काले। हालांकि और भी कई कलर के हैं। लाल और काले रंग के जो मर्द भांड हैं, यानी एक मटका वो आधा लाल और आधा काला, तो ये जो मर्द भांड थी ये मुख्य रूप से यहां की सबसे बड़ी विशेषता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। बाकी और भी कलर के हैं जैसे धूसर, जिसको आप स्लेटी वगैरह कहते हो, तो वो जो है वो मर्द भांड भी हमें प्राप्त होते हैं। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो उपकरण मिले हैं तांबे के, यहां से तांबे से शस्त्र हैं, तांबे के उपकरण हैं, अस्थियां वगैरह हमें यहां से प्राप्त होती हैं। तो जैसे कई पशु वगैरह जानवर वगैरह रहे, तो कुछ चीजों के आधार पर जो अलग अलग प्रकार की जिस तरह से अस्थियां प्राप्त हुई है, और मनुष्यों को उनके हर चीज को देखते हुए कहते हैं कि आहड़ के लोग जो है वो क्या थे? मांसाहारी भी थे। ये तो हर समय के हुए हैं, इसमें तो कोई वो एक बड़ा कोई बात नहीं है, लेकिन एक ये भी पॉइंट के रूप में है। कीमती पत्थर जो हमें यहां से प्राप्त होते हैं, जैसे मणिया वगैरह जो है वो उस तरह की चीजें हमें यहां से प्राप्त होती हैं। तो ये कुछ मेन मेन पॉइंट है। और समय वगैरह मैंने जो है वो आपको इसका बता दिया। तो अब हम आगे नोट्स के माध्यम से इसके बारे में बात करते हैं। आप देखिएगा, आहड़, और ये कहां पर है? उदयपुर में है। और इसी के जो अलग अलग नाम जो हैं वो आपको प्राप्त होते हैं। जैसे धूलकोट भी इसी को कहते हैं, धूलकोट भी इसी का नाम है। आघाटपुर, ये भी इसी का ही नाम है, या आधार दुर्ग भी कह देते हैं। आघाटपुर, धूलकोट, आधारपुर, ये सब चीजें एक ही जगह के ये नाम है। धूलकोट तो इसलिए कहते थे क्योंकि ये मिट्टी के कई टीले हैं यहाँ पर। जैसे जो सबसे बड़ा यहाँ का एक टीला है, तो उसकी जैसे इस प्रकार से लंबाई जो है वो 1500 फीट है। 1500 फीट उसकी लंबाई, और चौड़ाई जो है वो है उसकी लगभग 500 फीट, और ऊंचाई जो है वो लगभग 45 से 50 फीट है। तो इतने बड़े बड़े टीले हमें यहां से प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए इसको धूलकोट, धूल का टीला या धूलकोट, इस तरह से इसका हमें, जो धूल यानी जो मिट्टी का एक टीला, आघाटपुर वगैरह भी इसी के नाम है। तो ये कुछ इसका मेन पॉइंट है। इसके बाद में समय जो है आहड़ का, वो कब से कब तक माना जाता है? जो हमें ये मुख्य मेनली जो इसका समय है, तो 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का जो समय है वो इसका माना जाता है आहड़ का सबसे मेन जो टाइम होता है वो। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आपने चाहे कहीं किसी भी किताब में कुछ भी पढ़ा हो, मैं जो लिखा रहा हूं इसी को ही सही माना, मानक पुस्तकों से, ऑथेंटिक पुस्तकों से मैं चीजें आपको दे रहा हूं। क्योंकि कल को किसी भी मेरे पढ़ाए हुए के अंदर कोई डाउट वगैरह, आरपीएससी में कुछ अलग माना गया, तो उन सब का प्रूफ है मेरे पास। तो एक एक ऑथेंटिक किताबों से है, तो इसलिए क्योंकि ये सन वगैरह में तो आपको भिन्नता मिलेगी। और ये चूंकि मैंने बता दिया आपको तांबे के अवशेष, बहुत तांबा ही तांबा यहां से प्राप्त हुआ है, तो इसलिए इसको ताम्र युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आहड़ जो संस्कृति है ये कैसी थी? ग्रामीण संस्कृति थी। मुख्य रूप से देखिए, जो गांव से रिलेटेड चीज है तो वहां हम इसका प्रयोग कर लेते हैं संस्कृति का। हालांकि डिफरेंस तो और भी कई है सभ्यता संस्कृति पर, आपको इन वर्ड में कोई इतनी जाने की आवश्यकता नहीं है। आहड़ संस्कृति इसलिए कि मुख्य रूप से जो ग्रामीण सभ्यता से रिलेटेड चीजें हैं तो वह हम एक प्रकार से संस्कृति के रूप में प्रयोग करते हैं, नाम लिख देते हैं संस्कृति। सभ्यता एक बहुत बड़ा टर्म है, जैसे ये सभ्यता है तो ये चीज है संस्कृति। तो थोड़ा सा इस तरह से और भी कई डिफरेंस है, लेकिन मेनली जो मैं आपको बता रहा हूं वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। तो इसके अलावा खोजकर्ता की बात करें तो ये है जो अक्षत कीर्ति व्यास, 1953 में खोज की।
इसके बाद में आते हैं उत्खननकर्ता। तो उत्खननकर्ता कौन थे? आरसी अग्रवाल। तो 1954 में, देखिए एक तो होता है खोज करने वाला, एक होता है उत्खननकर्ता। फिर इसके बाद में 1961-62 के अंदर जो है ये उत्खनन कार्य और आगे किसने किया? वीएन मिश्र और एचडी सांकलिया के द्वारा। अब ये पूरे नाम तो कोई नहीं पूछता, पर नाम मुझे इनका अच्छा लगा, हंसमुख धीरजलाल। तो ये ध्यान में रखो तो रख लेना। तो खोजकर्ता जो है वो अक्षत कीर्ति व्यास हैं आहड़ के, और उत्खननकर्ता आरसी अग्रवाल। ये पूरा नाम आरसी अग्रवाल का है रतन चंद्र, रतन चंद्र अग्रवाल। और इसके बाद में और जो उत्खननकर्ता थे जिन्होंने और आगे इस काम को आगे बढ़ाया, तो वीएन मिश्र और एचडी सांकलिया। इसके बाद में आपसे पूछ सकता है कि जो आहड़ स्थल है ये किस नदी के किनारे है? तो नदी किनारे था आयड़ नदी। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, आयड़ नदी के किनारे है। मुख्य नदी यहां की कौन सी थी? बनास। तो बनास और इसकी सहायक छोटी छोटी नदियां आसपास जो हुई, इसलिए चूंकि मुख्य नदी यहां की बनास थी इसलिए बनास संस्कृति कहते हैं। लेकिन अभी जैसे कई स्थानों में अलग अलग नदियां मिलेगी, जैसे गिलुंड है कि वो कौन सी नदी के किनारे था, बागोड़ कौन सी नदी के किनारे था, भैंसरोडगढ़ कौन सी नदी के किनारे था, बालाथल कौन सी नदी के किनारे है। तो मुख्य नदी तो बनास है, बाकी छोटी छोटी नदियां कई है। तो आहड़ जो है वो किस नदी के किनारे है? वो है आयड़ नदी के किनारे। और जब राजस्थान की ज्योग्राफी आपको मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आयड़ नदी का भी हम पढ़ेंगे कि कहां से निकलती है, कैसे इसका नाम बदल जाता है, ये सारी चीजें वहां पढ़ेंगे। यहां अभी मेन मेन चीजें चलेंगे। इसके बाद में आहड़ संस्कृति जो है वो मुख्य रूप से 4 जिलों में, तो ये तो यहां का है राजस्थान का। कौन कौन से स्थलों में? ये मैंने मैप के माध्यम से लिखा है। राजसमंद है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है और चित्तौड़गढ़ है। बाकी इसके अलावा केवल ये यहां तक ही सीमित नहीं थी, जैसे गुजरात भी था, मालवा भी था, महाराष्ट्र तक भी चली गई थी ये। इस प्रकार से भाई इधर जैसे मैप वगैरह में देखोगे तो गुजरात आता है, गुजरात के और नीचे क्या है? महाराष्ट्र है। इधर इधर ये मालवा, मालवा से मतलब आप मध्य प्रदेश ही समझ लो। तो मालवा से मतलब ये वाला हिस्सा मध्य प्रदेश में आता था। तो इस प्रकार से ये पूरी संस्कृति यूं फैली हुई थी यूं। और चूंकि यहां जो है हमारे राजस्थान में ये 4 जिलों के अंदर इस तरह से विस्तृत थी मुख्य रूप से, और यहां कई स्थानों से हमें इस संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। कई स्थानों से, कौन से? तांबर वाले, तांबे तांबे प्राप्त हुए। तो जैसे राजसमंद की बात करूं तो खमनोर है, गिलुंड है। भीलवाड़ा के अंदर बागोर है, बिगोद है, ओजियाना है। चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ है। उदयपुर के अंदर आहड़ है, जो कि हमारा कोर्स में पढ़ना है हमको। बाकी जैसे बालाथल है, वल्लभनगर है। तो ये कई इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं, आपके दिमाग में एक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इस संस्कृति के लोग क्या थे? ग्रामीण थे। अब इनके व्यवसाय वगैरह की बात करें तो क्या करते थे? खेती भी करते थे और पशुपालन भी करते थे, कृषि और पशुपालन। और आहड़ संस्कृति का जो समय है 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का समय, तो मैंने आपको मेनली ये बताया था कि ये लोहे की खोज हुई थी वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। और इसका समय है वो 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का समय। तो जो पुरातत्ववेता कहते हैं कि हमें यहां से लोहे की कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, एक भी वस्तु नहीं मिली है। जो पुरातत्ववेता जो बुक्स वगैरह में है, ऑथेंटिक किताबों में। तो इसलिए मुख्य रूप से कैसी थी? तामर, ताम्र युग कह सकते हो कि तांबे तांबे की हमें चीजें प्राप्त हुई है। इसके बाद में तो खेती करते थे और पशुपालन वगैरह भी करते थे, पशु पालते थे। गेहूं, चना, जौ, सरसों, राई, बाजरा और चावल, तो ये इनकी मुख्य फसलों में आती थी। यहां पर ये सब चीजें खाते थे। गेहूं खाते थे, चना खाते थे, जौ है, सरसों है, राई है, बाजरा है, चावल है। ये चावल के मैंने टिक मार्क इसलिए लगाया है कि कई जगह थोड़ा ऐसे इस तरह से आता है कि नहीं नहीं यहाँ चावल नहीं मिलता था, या कई गाइड में या कई बुक्स में इस तरह की चीजें लिखी मिलती है। लेकिन ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है कि आहड़ से हमें चावल भी प्राप्त हुआ है। तो ये चीजें आप थोड़ी सी इस तरह से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में इस संस्कृति के लोग जो है वो क्या थे? ग्रामीण थे। ये हो गया चावल वगैरह यहां तक। फिर भैंस, भेड़, कुत्ता, बकरी इत्यादि यहां से ये पशु प्राप्त हुए हैं हमें। इनके जो अवशेष वगैरह प्राप्त हुए, पशु तो क्या प्राप्त हुए, इनके अवशेष ही प्राप्त हुए। तो भैंस, भेड़, कुत्ता, बकरी,
अब ये सर्वाधिक प्रिय पशु लिखा मिलता है कि कुत्ता जो है वो इनका फेवरेट पशु था। तो आप ये ध्यान में रख लेना पॉइंट। कभी ऐसे नॉर्मली पूछता तो नहीं है, लेकिन चूंकि जब लिखा हुआ है किताबों में, ऑथेंटिक पुस्तकों में लाइन मिलती है कि आहड़ वासियों का सबसे प्रिय पशु जो है वो कुत्ता था, तो ध्यान में रखने में कोई बुराई नहीं है इस पॉइंट को। चाक पर मर्द भांड बनाते थे। कितनी बड़ी बात है, देखिए जिस तरह से कुम्हार जो है वो ये घड़े वगैरह बनाते हैं चाक पे, उस तरह से यहां चाक पर मर्द भांड बनाए जाते थे, घड़े बनाए जाते थे। इन्हें काला और लाल मृद भांड कहा जाता था। तो ब्लैक एंड रेड वेयर, ये आप नाम ध्यान में रख लेना। अब ये नाम जैसे बाद में, जैसे जो ये पुरातत्ववेत्ता है, तो इनके द्वारा ही दिए गए नाम है ब्लैक एंड रेड वेयर। तो मुख्य रूप से यहां से जो मिलते थे वो काले और लाल मृद भांडे मिलते थे। तो आप ये ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा जैसे और बात करें, कई बार आपकी परीक्षाओं में आ गया कि इनके अलावा और कौन से मिलते थे क्या? बिल्कुल मिलते थे। जैसे घड़े वालों के बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि घड़ों में से क्वेश्चन मुझे लग रहा है 100% आएगा और हमेशा से आता है। ये जैसे घड़ा है, तो काले और लाल मर्द मर्द भांड का मतलब है कि जैसे यूं आधा घड़ा जो है, ये जैसे मान लीजिए ये आधा घड़ा तो हो गया काला, और ये आधा घड़ा हो गया जैसे काला यहां से ऊपर से मान लीजिए इसको, और यहां से लाल हो गया, मतलब आधा काला आधा लाल। तो इस तरह के जो है एक ही घड़े पर आधे काले और आधे लाल वाले हमें प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा जैसे ये घड़ा है, तो प्योर पूरा ही घड़ा काला, ये भी प्राप्त हुए हैं। और चित कबरा, इस तरह के रंग वाले भी मिले हैं, ये भी प्राप्त होते हैं। स्लेटी रंग के जो भूरे और लाल, अब ये पिछले वर्षों में सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में ये आपके आया हुआ है क्वेश्चन, ये जिसमें पूछा था कि शायद 2018 वाली वैकेंसी में ही है ये, कि कौन से मृद भांड यहां से प्राप्त हुए हैं। ये देखिए ये 2018 वाला पेपर है, जो लास्ट भर्ती का सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर। इसमें कुछ क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि कालीबंगा और ये सारे मिलान करने थे। तो बैराट जयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है, आहड़ उदयपुर में है, और कालीबंगा जो है वो कहाँ है? चूरू में। तो ये पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़। ये 2018 वाला जो पेपर है, 28 तारीख को जो हुआ था वो पेपर है। और ये जो 28 के 2-3 दिन बाद में जो शायद 31 को हुआ था, उसमें आया था कि निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि ताम्रवती नगरी, तो किसको कहा जाता है? आहड़ को। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये 2016 की वैकेंसी का है। इसमें आहड़ के, इसमें क्या बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। हालांकि ये चीज आज मैं आपको आगे और समझानी थी, लेकिन ये क्वेश्चन आगे तो मैं बता देता हूं। फिर आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। और आहड़वासी दीवारों नींवों को मजबूत और सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टज के टुकड़े और चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो अब ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो असत्य कौन सा है? इसमें सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये है असत्य, कि आवासीय भवन की नींव ईंटों की होती थी। तो एक तरफ देखिएगा आप, दूसरा ऑप्शन है कि आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मकान कच्चे होते थे, लेकिन नींव जो है वो कैसी होती थी? पक्की होती थी, पक्की होती थी अंदर। तो वो जो नींव पक्की होती थी वो किस चीज के प्रयोग करते थे? वो ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। ये जैसे मान लीजिए एक सिस्ट नामक एक पत्थर होता है, सिस्ट, ये एक पत्थर होता है। इस पत्थर के, क्योंकि आसपास ये पत्थर खूब मिलता था यहां, तो सिस्ट नाम का जो पत्थर था इसको गारे से चिपका करके नींव में लगाते थे। तो ये मुख्य रूप से ये इनका प्रयोग करते थे।
तो इसलिए बाकी ऑप्शन सही हैं। और ये जो सेकंड है, ये वाला आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये इसमें असत्य हो जाएगा। फिर इसमें आता है कि इन्हें उल्टी तपाई विधि के द्वारा पकाया जाता था। देखिए उल्टी तपाई, कोई वैसे आपको इतना डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है कि उल्टी तपाई क्या होती है। जैसे मान लीजिए नॉर्मली जो एक घड़ा है, तो ये मान लीजिए घड़ा है, इसको सीधा इस तरह से पकाया जाता है। और इसमें नॉर्मली एक जो कुम्हार वगैरह जैसे घड़े वगैरह बनाता है, तो वो क्या करेगा, इसके बाहर लकड़ी वगैरह और इसके अंदर भी जो है इस तरह की चीजें डालेगा, जैसे छाने ये जो होते हैं उस तरह के वो चीजें। और अब कईयों के आगो का सर ये क्या होता है, ये क्या होता है छाने। देखिए जो गाय भैंस का गोबर होता है, तो उससे एक तो बनती है थेपड़ी, एक होता है छाने। थेपड़ी बड़ी होती है जो दीवारों पे बड़ी बड़ी आपको दिखाई देती है, छाने छोटे होते हैं। तो उस तरह से वो सूखे छाने अंदर भर देगा, घास फूस वगैरह बाहर वगैरह खूब इसके इस तरह से लकड़ियां वगैरह कर देगा, और फिर आग वगैरह लगाएगा और इसको पकाएगा। वो तो होता है सीधा। और इस घड़े को उल्टा कर दीजिए आप, इसका मुंह इस तरह से नीचे की तरफ और ऊपर ये घड़ा। अब ये क्या करता था, इसको जैसे अंदर इसके अंदर चीजें भर देता था और बाहर यहां पर आग वगैरह इसके लगाता था और इसको पकाता था। तो इतना इस तरह से ये पकाता था, यहां तक चीज खुली रहती थी जो मिट्टी का ऊपर का ये घड़े का है, और आधा जो भाग है उसके ऊपर मिट्टी का लेप कर देता। किस मिट्टी का, गिल्ली मिट्टी का। तो जो आग से पकता था वो तो हिस्सा रह जाता था काला, और दूसरा जो हिस्सा है वो थोड़ा सा कैसा रह जाता था, लाल रह जाता था। तो मुख्य रूप से जो मर्द भांड थे वो थे लाल और काले। तो ज्यादातर जो मिले हैं वो ऐसे ही हैं कि आधे काले और आधे लाल। तो किस विधि से पकाया जाता था, उल्टी तपाई विधि से। उल्टी तपाई का मतलब है इसको उल्टा करके मुंह नीचे की तरफ, और फिर इसमें नीचे आग वगैरह लगा करके इस तरह से ये करते थे। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। स्थानीय भाषा में इन मृत भांडों को गोरे और काठे कहा जाता था, और इनमें क्या भरते थे, अनाज वगैरह भरते थे। कपास से भी ये लोग परिचित थे। ये फैक्ट भी एग्जाम में पूछ ले जा। अब ये तो फैक्ट वाली चीजें हैं, अब ये तो और भी कई फैक्ट हैं। मकान जैसे कच्ची ईंटों के होते थे, लेकिन मकान की नींव में पत्थर का प्रयोग। ये पॉइंट मैंने लिख रखा है यहां पे, देखिएगा ये। मकान की नींव में किसका प्रयोग करते थे, पत्थर का प्रयोग। और कितना एक बारीकी से पूछा गया पॉइंट जो है आपके एग्जाम में, उसने ये पूछ लिया कि ईंटों से होता था जो नींव जो है, जबकि ईंटों की नहीं होती थी। मकान कच्ची ईंटों के होते थे, लेकिन मकान की नींव कैसी होती थी, पक्की होती थी, पक्की। और पक्की किस चीज की बनाते थे, पत्थरों का प्रयोग करते थे। गारा वगैरह बनाते थे, जैसे गारा जो होता है ये नदी के साथ में जो मिट्टी वगैरह आती थी, तो उसको गारे के रूप में प्रयोग करते थे। शिष्ट नामक जो पत्थर होता था उसमें लगा लुगू कर वो अपनी नींव बनाते थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं जो नोट्स यहां लिख के दे रहा हूं वो तो आपको एकदम जबान पे होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। फिर बाकी आप एक्स्ट्रा कोई गाइड वगैरह पढ़ते हो तो कई नए फैक्ट आपको मिल जाएंगे, आपको एक हेल्प के तौर पर हो जाएगा कि अच्छा नई चीजें भी देख ली। लेकिन यहां जो मैंने पढ़ा दिया ये तो आपको बहुत जबरदस्त पढ़ना है। फिर ये शव को क्या करते थे, गाड़ते थे, और शवों के साथ में जैसे आभूषण वगैरह है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, ये भी उनके साथ में दफनाई जाती थी। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा इसको। इसके बाद में यहां से 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं जो संयुक्त परिवार व्यवस्था का साक्ष्य देते हैं। यानी जैसे मान लीजिए एक ही घर के अंदर कोई बहुत बड़ा घर है और उसमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, यहां चूल्हा है, यहां चूल्हा है, यहां चूल्हा है, लेकिन घर पूरा एक है। तो अब आप इस चीज को समझ जाइए कि परिवार संयुक्त होता था, और एक ही परिवार में 6 चूल्हे मिले हैं तो भी वो संयुक्त परिवार था वो। और अलग अलग चूल्हे मिले हैं तो उसमें तो देखिए जैसे मान लीजिए बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, तो कुछ दिनों बाद में ही आपस में थोड़ी सी बनती नहीं है या नानुकर होने लग जाती है। तो गांव में जैसे लोग हैं, अब ये चीजें अगर आप गांव में रहे होंगे, आपने गांव में देखी भी होगी कि शादी के कुछ टाइम बाद में ऐसा होने लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो मेरी जो महिला लुगाई क्या कहती है, मैं तो मेरी अलग से बनाऊंगी रसोई, मैं तो साथ में नहीं रहूंगी, मुझे तो न्यारा होना है। न्यारा होना मतलब मुझे अलग होना है, मुझे साथ में नहीं रहना किसी के।
तो फिर वो अलग से फिर क्या करते थे, पहले वाले बड़े बुजुर्ग समझदार होते थे, वो घर में ही उसका अलग से सेपरेट कर देते, भाई तेरी ये ले, तू रोटी वोटी बना ले, तेरी आराम से अपने पति के साथ रहो, लेकिन फिर भी घर परिवार को एक रखो। तो इस तरह से जो है ये होता था। तो संयुक्त परिवार के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आहड़ से तांबा गलाने की भट्टियां मिली है, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यानी ये कितने विकसित थे कि ग्रामीण सभ्यता होते हुए भी वहां तांबा गलाने की भट्टियां मिली है। जबकि तांबा गलाने के लिए वैसे मुख्य रूप से आपको आग वगैरह में क्या चाहिए, कोयला वो नहीं था उस समय, लेकिन फिर भी ये लोग गलाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने विकसित लोग थे। यहां से एक यूनानी मुद्रा मिली है जिस पर अपोलो सूर्य देवता का चित्र, या सूर्य का जो देवता होता है अपोलो, उनका चित्र बना हुआ है। तो ये पॉइंट भी आप एक ध्यान में रख लेना इसको। बैल की मरण मूर्ति, मरण मतलब मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे बनासियन बुल कहा गया। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बनासियन बुल कहां से प्राप्त होता है, तो हमें आहड़ से प्राप्त होता है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आहड़ को आघाटपुर भी कहा जाता है। 11वीं 12वीं शताब्दी में आघाटपुर के नाम से जानते हैं। और वैसे भी राजस्थान का इतिहास जब पढ़ते हैं, चूंकि आपके तो वो पूरा इतिहास तो है नहीं, आपके तो कुछ टॉपिक हैं जो सिलेबस में आपको पढ़ने हैं। तो इसमें 8वीं शताब्दी के आसपास जो है एक शासक आता है जिसका नाम होता है अल्हट। मेवाड़ की बात कर रहा हूं मैं, अल्लट या अलहट। तो उसके बारे में आता है कि उसने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। जैसे पहले अगर राजधानी बात करें मेवाड़ के शासकों की, तो शुरुआती जो एक राजधानी उनकी आती है वो हमारे सामने आती है नागदा। और ये जो अल्लट था, इसने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। तो एक नाम आता है इतिहास में भी, और जो स्थल वगैरह प्राप्त हुए हैं वो तो इसमें हुए ही हैं। इसके बाद में इसको धूलकोट, चूंकि यहां से इतना बड़ा धूल के जो है यानी मिट्टी के टीले बहुत बड़े बड़े प्राप्त हुए हैं, मैंने आपको बताया अभी। ताम्रवती नगरी भी इसको कहते थे, क्योंकि दुनिया भर के तांबे के जो है वो हमें यहां से अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कि कपड़ों पर छपाई करने के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं, अतः रंगाई छपाई का भी उन्हें ज्ञान था। जैसे आज भी मार्केट में कपड़े आते हैं तो उन पर इस तरह के चित्र वगैरह डायग्राम अलग अलग जो है वो रंग बिरंगे प्राप्त होते हैं। तो इनको भी जैसे कपड़ों पर छपाई पे ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं, तो इनको रंगाई छपाई का भी ज्ञान था। तो ये फैक्ट है, जो चीजें हमें यहां से मिली है आर्ट से, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। तो ये मेन मेन जो चीजें हैं यहाँ की, वो आपको मैंने बताई है, समझाई है, और मुझे आशा है कि आपकी चीजें काफी अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा भी देखिए कुछ चीजें प्राप्त हुई है, चूंकि फैक्ट तो अब कई है, कई कि भाई ये भी मिला है, ये भी मिला है। मेन मेन चीज मैंने आपको समझा दी। अभी जैसे कई चीजें आपसे पूछ भी सकता है, दो चार पांच चीजें मैं आपको और बता देता हूं। सिर खुजलाने का यंत्र, भाई जैसे कईयों को लगता है ना कि सिर में मार्केट में ऐसी चीजें आती है जो सिर में आप मालिश वगैरह या इस तरह से करने के लिए उसको सिर में ऐसे रगड़ते रहते हो, तो एक तरह से सिर की मालिश वगैरह हो जाती है। तो इस तरह की चीजें, तो उस टाइम भी लोगों को सिर में मालिश करने का शौक था कि भाई सिर में खुजाते रहते थे तो बढ़िया उनको नींद सी बढ़िया अच्छा लगता था। तो सिर खुजलाने का यंत्र भी हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा मन के, ये चीज भी हमें वहां से प्राप्त होती है। इसके अलावा बैल की जैसे ये मूर्तियां हैं मिट्टी की, ये तो आपको मैंने बता दिया, ये भी प्राप्त होता है। कान के आभूषण, कान के आभूषण भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं। यानी जैसे कान के जो आभूषण हमें मिले हैं मिट्टी से, लंबे और गोल मिट्टी के बने हुए, तो वो जो है वो लगभग 27 हैं। तो वो भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं। पक्की मिट्टी की बनाई हुई, अभी जो मिट्टी से क्या क्या मिला है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो मिट्टी से बनाई हुई नारी की मूर्ति, ये भी हमें यहां से प्राप्त हुई है। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सिर खुजलाने का यंत्र वगैरह है, मन के वगैरह हैं, ये मिट्टी के बने हुए, नारी की मूर्ति है, बैल है, कान के आभूषण है, 27 कान के आभूषण हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। बाकी जैसे मिट्टी से जितने भी तरह के आइटम बन सकते थे, जैसे बाट की होती है, जैसे कटोरी, तस्तरियां, या जैसे लोटा हो गया, ढक्कन है, और जैसे हैंडल वाले बर्तन हैं, तो ऊंचे मुंह वाले घड़े, जिनकी गर्दन जैसे ऊंची टाइप इस तरह से घड़े होते हैं, यहां बने हुए ऊंची गर्दन यूं ऐसे, यूं,
तो इस टाइप वाले जो घड़े हैं वो सब भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ चीजों का आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा और भी हमें यहां से कई चीजें प्राप्त होती है, जैसे पूजा की थाली। तो पूजा की थाली भी हमें यहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा पूजा की थाली के अलावा और क्या मिला है? तो पूजा की थाली से आप क्या समझे, देखिएगा। उस समय भी लोग उपासना करते थे, ईश्वर में आस्था रखते थे। तो ये इस चीज का एक सबूत है, प्रमाण है कि लोग उस समय भी आस्था रखते थे, जो भी उनके इष्ट देव थे तो उनको मानते थे। और इसके अलावा हम बात करें तो धातु गलाने के यंत्र, वो भी हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। धातु में कौन सी? मुख्य रूप से तांबा धातु। तो उस समय देखिए, ये लोग ये नहीं जानते थे कि कोयला क्या होता है, लेकिन फिर भी ये लोग धातु गला लेते थे। तो इस तरह के यंत्र भी यहां से प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए दीपक वगैरह, तो यहां से मिट्टी के 6 दीपक भी हमको प्राप्त हुए हैं आहड़ से। मानव की आकृतियां मिली है कई, वो मिले हैं। पहिए हैं मिट्टी के, वो प्राप्त हुए हैं। तो और टॉयज यानी खिलौने, तो उस टाइम बच्चे खेलते थे। अब देखिए, मैंने कहा मनुष्य स्वभाव वही, वक्त के साथ साधन आते हैं जाते हैं, नई चीजें आती है, लेकिन मनुष्य स्वभाव तो वही। अब बच्चा है तो बच्चा तो क्या करेगा? खेलेगा। तो बच्चों के खेलने के हिसाब से भी उसमें खिलौने बनाए जाते थे। जैसे मिट्टी के बैल बना दिए, मिट्टी के ये हाथी वगैरह बना दिए। तो इस तरह की चीजें जो है वो मिलती थी। इसके बाद में हम बात करें तांबर, यानी जो तांबा है। तो इस तांबे के हमें क्या क्या उपकरण, अब यहां से देखिए तांबे की खान, तो आहड़ के पास में ही तांबे की क्या थी? खाने थी। और जो पुरातत्ववादी हैं वो कहते हैं कि 40 तांबे की जो 40 तांबे की खाने यहां से जो है वो प्राप्त हुई है। और उस समय से लेकर के वर्तमान तक भी तांबा वगैरह यहां से निकाला जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा हमें यहां से मिला क्या क्या है तांबे का? कुल्हाड़ी, तो तांबे की कुल्हाड़ी है वो हमें प्राप्त हुई है यहां से। इसके अलावा चूड़ियां, तो महिलाएं वगैरह पहनती होगी, तो चूड़ियां हमें प्राप्त हुई है। चाकू, चाकू हमें यहां से प्राप्त हुआ है। सुरमे की सलाई, सुरमा क्या होता है? आंखों में जो लगाते हैं काजल, किससे लगाते हैं? सिलाई से। तो वो चीजें भी हमें, सिलाई वगैरह जो है वो हमें यहां से प्राप्त हुई है। तो और जैसे मान लीजिए एक जो मैंने आपको बताया था एच डी सांकलिया जी हैं, ये एक बात कहते हैं कि आहड़वासी जो है वो तांबे को गलाना और इससे उपकरण बनाने की जो कला है उसमें उनको महारत हासिल थी। और कहते हैं कि आहड़ में ये जो लोग आकर के रहे, यहां आकर के इन्होंने बस्ती बसाई, वो बस्ती बसाने के एक बहुत बड़ा कारण यहाँ क्या मिलना रहा होगा? तांबा मिलना रहा होगा। तो ये लोग जहां से भी आए यहाँ, वो आकर के इन्होंने रहना शुरू कर दिया। जगह इनको बहुत शानदार लगी, चूंकि आप जानते हैं कि दक्षिणी राजस्थान उदयपुर वाला हिस्सा में बहुत सारी कितनी चीजें मिलती है, चाहे ये मिले, खनिज मिले, पहाड़ पर्वत, इतने वन, नदी। तो जो चीजें एक इंसान को रहने के लिए आसपास चाहिए वो सब चीजें यहाँ उपलब्ध थी। और जो तांबा है उसका प्रयोग करना भी एक सम्मानजनक रूप में माना जाता था। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में इसको रखिएगा, ये कई पॉइंट हैं। तो मेन मेन देखिए चीजें हैं, मैंने आपको बता दी। बाकी और भी चीजें हैं कि पाषाण निर्मित उपकरण भी यहां से कई प्राप्त हुए हैं हमें। भाई मेनली तांबा ही था, लेकिन पाषाण के कुछ एक ही हैं। आप एक प्रकार से ना के बराबर ही समझिए। लेकिन फिर भी जैसे कुछ पत्थरों के भी वगैरह, अब आज का जो समय है, तो क्या आज के समय में पत्थरों का प्रयोग नहीं होता? आज के समय में भी पत्थरों का प्रयोग होता है। जबकि मॉडर्न, हम इतना अभी एक आधुनिक समय चल रहा है, फिर भी कई चीजों का प्रयोग होता है। तो कुछ चीजों का उपयोग हमेशा बना रहता है। जैसे सिलबट्टा, उसका जिक्र आता है यहां पे। चावल हो गया, ये सिलबट्टा है, तो सिलबट्टा हमें यहां से प्राप्त हुआ है। अनाज में जैसे मैंने आपको बताया था, ये अनाज वगैरह पीसने के काम में लेते थे ये। तो ये आप ध्यान में रखिएगा थोड़ा, कई मैन में चीजें हैं। और हड्डियों से भी कुछ उपकरण वगैरह ये लोग बना लेते थे। तो ये भी जो चीजें आप थोड़ी ध्यान में रखिएगा। बस ये मेन मेन चीजें यही थी।
बाकी मैंने आपको बता दिया कि मांसाहारी वगैरह भी थे, पशुपालन ये लोग करना जानते थे। तो बस ये मेन मेन चीजें हैं। तो मित्रों, जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको बार बार अच्छे से पढ़िएगा। जितने महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि सारी चीजें आपको काफी कुछ चीजें जो है वो मिल जाए। बाकी मेन ये होता है कि जो शिक्षक का काम होता है उस चीज को एक बेस तैयार करना, उसको समझाना और उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि बनाना। तो इनको बहुत अच्छे से पढ़िए और बार बार रिवीजन कीजिएगा। इनमें बहुत कुछ है जो मैं वीडियो बना रहा हूं। अब देखिए, जैसे ऑफलाइन क्लास होती है तो उसमें बीच में मान लीजिए कोई बच्चा बोल भी गया, कुछ पूछ लिया, कभी और बात हो गई, फिर नोट्स भी जो हैं वो भी फिर लिखाते हैं अलग से, तो कितना उसमें समय जाता है। यहां तो सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं पूरा ध्यान केंद्रित करके, कोई बीच में कोई भटकाव, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो एक 40-45 मिनट का वीडियो भी है, तो आप ये समझिए कि यही क्लास अगर ऑफलाइन हो तो कम से कम ये 1.5 घंटे तक ये खींचेगा मामला। ये 1.5 घंटा लग जाएगा इनमें। तो जो आपके सामने ये वीडियो बन के आ रहे हैं ये प्योर एकदम शुद्ध से शुद्ध चीज है। तो इनको बार बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और इनका रिवीजन करते रहिए। एग्जाम तक इनको घोट डालिए, खा पी लीजिए इनको, तब मजा आएगा पेपर करने का, जब ये चीजें आपके टिप्स पे होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।